सो हेलो एवरीवन, वुदरिंग वेव्स की जर्नी के पार्ट 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम लोग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग माउंट फ्रेमिनेंट आर्क को कवर करने वाले हैं। और इसमें हम लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाला, क्योंकि इसमें हम लोग चैंग ली से मिलने वाले, जिनसी से भी मिलने वाले और एक गॉड लाइक बीइंग से हमारी यहाँ पे फाइट भी होने वाली। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में तुम्हें याद ही होगा कि कैसे पिछली बार हम लोगों ने जिंजो की मेन सिटी को एक थ्रेनोडियन से बचाया था, जिसमें एक छोटे से क्रीचर ने हमारी हेल्प भी की थी। फिर क्या हम लोग वहां से चीसा के पास आते हैं। चीसा हम लोग से कहती है कि क्या हुआ था वहां पे। तो हम लोग उसे बताना शुरू करते हैं कि कैसे हम लोगों की लड़ाई थ्रेनोडियन से हुई थी, जहाँ पे वो लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किल थी। हम लोग जनरल जियान के साथ उससे लड़ रहे थे, लेकिन हम लोग जैसे हारने ही वाले थे और वो थ्रेनोडियन हम पे एक फाइनल अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी एक क्रीचर आता छोटा सा, जो कि उसके अटैक को खा जाता है और हम लोग बच जाते हैं। और तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैसे ये छोटा सा क्रीचर रोवर के हाथ से बाहर आ गया और ये कितना ज्यादा भूखा है। इसको खाना लगता है काफी ज्यादा पसंद है भूख कहीं का। चीशा कहती इतना प्यारा क्रीचर ने तुम लोगों को एक थ्रेनोडियन से कैसे बचा लिया। तो यांग फिर उसको समझाती कि क्या क्या हुआ था। ऐसे डिस्कॉर्ड्स काफी सारे थे, वहाँ पे ब्लास्ट हो रहा था ये दुनिया भर का। और वो समझाती हुई कि कैसे इवन दो ये क्रीचर छोटा सा है, प्यारा सा है, लेकिन स्टिल इसने रोवर की हेल्प की थी उस थ्रेनोडियन को हराने में। उसने इसका फाइनल अटैक को खा गया था ये। और यांग ये भी समझाती कि कैसे जब रोवर के ऊपर हम लोग टेस्ट कर रहे थे तो बाइजिया ने उन लोग को बताया था कि रोवर के बॉडी के अंदर कोई तो ऐसी चीज है जो कि टाइम और स्पेस से कनेक्टेड हो सकती है, और ये और कोई नहीं बल्कि ये छोटा सा क्रीचर था। तो हाँ, अगर यहाँ पे अगर छोटे में बताएं तो हाँ, ये एक तरह का एको है जो कि रोवर ने कभी ना कभी तो अपने जिंदगी के अंदर इसको कैप्चर किया था, तभी तो ये इसके साथ है। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि रोवर की मेमोरीज चली गई, इसलिए रोवर को खुद ही नहीं याद है कि रोवर ने इसको कब कैप्चर किया था। यांग हम लोग को ये भी बताती कि इवन दो ये दोनों लोग अलग अलग है, रोवर अलग और ये छोटा सा क्रीचर अलग है, लेकिन तब भी ये छोटा क्रीचर रोवर के बॉडी के अंदर रहता है और ये काफी ज्यादा कनेक्टेड है रोवर से। चीशा कहती है ये छोटा सा क्रीचर इतना प्यारा सा है, इसने लेकिन रोवर को हेल्प की एक थ्रेनोडियन से लड़ने के लिए। फिर वो छोटा सा क्रीचर कहता मेरे ऊपर लुक डाउन ना करो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। वैसे वो बाइजिया जो रिसर्चर मेरे ऊपर एग्जामिन कर रही थी, वो काफी ज्यादा शॉक में थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई वो हूँ, अजीबो गरीब इंसान हूँ, उसे पता नहीं कि मैं बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर कूल एको हूँ। यांग कहती कि कुछ एकोज ऐसे भी होते हैं जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बात भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर द प्राइम एग्जांपल तुम भी कुछ वैसे ही हो। चीशिया उससे पूछती तो तुम्हें याद है रोवर ने तुम्हें कब अब्जॉर्ब किया था। तो वो छोटा क्रीचर कहता है कि मुझे नहीं याद है, इसी से पूछो, इसने मुझे अब्जॉर्ब किया था ना। रोवर कहते हैं कि इन लोग को पहले से पता कि मेरी मेमोरीज जा चुकी हैं। कि अगर ऐसी बात है तो ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं इसके साथ कब मिला था और इसने मुझे कब अब्जॉर्ब किया था। मेरे ख्याल से मैं इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही सो रहा था, इसलिए अब मुझे चीज़ें याद नहीं ढंग से। और छोटा क्रीचर कहता है कि हाँ, मैं रोवर के अंदर रहता हूँ, मैं ज़्यादातर समय उसके अंदर सोता रहता हूँ और जब भी मैं उठता हूँ तो मुझे बहुत तेज भूख लगी रहती है। सो हाँ, अब क्योंकि एबी के पास भी उसकी मेमोरीज नहीं थी ढंग से, तो उसको ये भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। तो हम लोग उसे एक नया नाम देते हैं जो कि होता है एबी। फिर क्या हम लोग एबी से उसकी स्पेशल पावर्स दिखाने को कहते हैं। एबी कहता है चलो ठीक है मैं दिखाता हूँ, लेकिन जब एबी कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता है वहाँ पे। वो और भी कोशिश करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि उसकी पावर ढंग से काम नहीं कर रही है अच्छे से। फिर क्या हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत एबी के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर यांग कहती है कि चलो अब थ्रेनोडियन क्राइसिस यहाँ पे खत्म हो ही गई है, तो तुम जाके मिस मैजिस्ट्रेट से बात कर सकते हो और मेरे ख्याल से वो जरूर तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दे सकती है। फिर क्या कहानी टेक प्लेस करती है कुछ दिनों बाद, जहाँ पे हम लोग एबी को खाना खिला रहे होते हैं, लेकिन जो अपना रोवर होता है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है। एबी पूछता है क्या हुआ रोवर, तो रोवर उसे बताता है कि उसे एक सपना आया था जहाँ पे उसने जुए यानी कि यहाँ के सेंटिनल को देखा था, जहाँ पे वो माउंट फ्रेमिनेंट की ओर गया था। और वहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके ऊपर टैसिड डिस्कॉर्ड का अटैक भी हो गया है, यानी कि वहाँ के लोग काफी ज्यादा मुसीबत में भी हैं। और ये चीज मुझे काफी ज्यादा सता भी रही है। रोवर हम लोग को ये भी बताती कि कैसे माउंट फ्रेमिनेंट के ऊपर सेंटिनल ने एक टाइप का बैरियर लगाया जो कि टाइम के फ्लो को बड़े अजीब तरीके से कंट्रोल करता है और वहाँ पे टाइम बड़े अजीब फ्लो से चलता है। ये बैरियर उसने इसलिए बनाया था ताकि माउंट फ्रेमिनेंट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सेफ रह सके और उनके ऊपर टैसिड डिस्कॉर्ड यानी इन मॉन्स्टर्स का अटैक ना हो पाए। लेकिन मैं अपने सपने के अंदर उस बैरियर से इन्फेक्टेड नहीं था, ऐसा क्यों? लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। फिर क्या हम लोग माउंट फ्रेमिनेंट के बारे में बात कर ही रहे होते, तभी वहाँ पे दो बुढ़ाऊ होते हैं जो कि एकदम से क्यूरियस हो जाते हैं। अरे तुम लोग माउंट फ्रेमिनेंट के बारे में बात कर रहे, तो वो हम लोग को माउंट फ्रेमिनेंट के बारे में बहुत सारा ज्ञान देने लगते हैं। रोवर कहता है माउंट फ्रेमिनेंट में मेरे ख्याल से कुछ तो कांड जरूर चल रहा है, हम लोग को वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए कि आखिर में वहाँ पे चल क्या रहा है आखिर में। फिर क्या हम लोग अपनी परेशानी को लेके चले जाते हैं मिस मैजिस्ट्रेट के हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि हमें वहाँ पे जिंशी मिलेगी, लेकिन जिंशी तो वहाँ पे थी ही नहीं। हम लोग को वहाँ पे सैनहुआ मिलती है जो कि जिंशी की बॉडीगार्ड है। सैनहुआ हम लोग को बताती है कि अगर
तुम यहाँ पे जिंशी को ढूंढने आए तो बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने जिंशी से कांटेक्ट किया, हम लोग को काफी सारे दिन हो चुके हैं। हम लोग को ये जरूर पता है कि जिंशी माउंट फ्रेमिनेंट के अंदर हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस कंडीशन में है, उनकी क्या हालत है और उनसे हम लोग कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को ये भी पता थी कि जिंशी माउंट फ्रेमिनेंट इसलिए गई है क्योंकि वहाँ पे जुए गया है जो कि यहाँ का सेंटिनल है, और बोला ये भी जा रहा है कि माउंट फ्रेमिनेंट के अंदर जो फ्रैक्सिडिस वाले उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, जहाँ पे वो कुछ कांड करने वाले बहुत बड़ा। बोला ये भी जा रहा है कि जो हमारे सेंटिनल जुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं, और अगर हम लोग उन्हें नहीं बचाए तो हमारे नेशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो सकता है। फिर क्या सेनुआ हमसे कहती कि अगर तुम्हें जिंशी की मदद करनी है तो ये रही उनकी लास्ट लोकेशन जो कि हम लोगों ने रिकॉर्ड की थी। इसके बेसिस पे तुम उन्हें ट्रैक कर सकते हो और जा सकते हो माउंट फ्रेमिनेंट के अंदर। इवन दो मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि माउंट फ्रेमिनेंट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे जो टाइम का फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से चलता है। फिर क्या सेनुआ की वार्निंग और इन्फॉर्मेशन लेने के बावजूद हम लोग चल देते हैं माउंट फ्रेमिनेंट की ओर, ताकि हम लोग जिंशी जो कि यहाँ की मैडम मैजिस्ट्रेट है उनकी हेल्प कर सकें। लेकिन जैसे ही हम लोग डॉक के पास पहुंचे थे जहाँ पे हम लोग को एक समंदर पार करनी थी, तभी हम लोग को ये ब्यूटीफुल मोहतरमा देखने को मिलती हैं। वो मोहतरमा हमसे कहते हैं कि क्या आप यहाँ पे बारिश की वजह से रुके हैं। रोवर कहता नहीं, मैं यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो वो मोहतरमा कहते कि मैं भी किसी का इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। रोवर कहता कि आप ही वो हैं क्या जो कि मुझे माउंट फ्रेमिनेंट का रास्ता दिखा सकती हैं। बोलती कि हाँ, मेरा नाम चैंगली और मैं ही हूँ तुम्हारा वे फाइंडर, जो कि मैं ही तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ माउंट फ्रेमिनेंट के अंदर। चिंता ना करो, मैं तुम्हें रास्ता बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, ये बारिश तो कुछ नहीं कर सकती हमारे रास्ते के बीच में। फिर क्या चैंगली हम लोग को अपने साथ लेके जा रही थी और वो हम लोग को माउंट फ्रेमिनेंट की एक पुरानी कहानी भी सुनाती है। वो कहती कि माउंट फ्रेमिनेंट के अंदर एक वुड कटर था जो कि लकड़ियां काटने गया था, और फिर उस वुड कटर ने दो लोगों को देखा जो कि वहाँ पे विंची खेल रहे थे। लेकिन जब वो वुड कटर लकड़ी काट के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सारी चीजें बदल चुकी हैं। उसके अराउंड जो वर्ल्ड था वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो चुका, और जहाँ पे वो है अब ऐसा लग रहा है वो एक नई रियलिटी है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ पे वो पेड़ काट रहा था वो एक ऐसा रेल्म था जहाँ पे टाइम बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से वर्क करता है। सो हाँ, मैं तुम्हें बस यही वार्न करना चाह रही थी कि माउंट फ्रेमिनेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे टाइम बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से फ्लो करता है। सो हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माउंट फ्रेमिनेंट के अंदर एक दिन भी रही तो मेरे लाइफ के 10 डेज का लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, क्योंकि माउंट फ्रेमिनेंट के अंदर टाइम ज्यादा तेजी से फ्लो करता है कंपेयर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। चैंगली कहती है कि लेकिन स्टिल मुझे माउंट फ्रेमिनेंट के अंदर जाना ही होगा, क्योंकि फ्रैक्सिडिस वालों ने हमारे सेंटिनल को वहाँ पे कैप्चर कर लिया है, यानी कि पकड़ के रखा है। चैंगली ये भी कहती कि जिंशी हद से ज्यादा समय से माउंट फ्रेमिनेंट पे है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चैंगली हम लोग को ये भी कहती है कि लेकिन रोवर, तुम स्पेशल हो, तुम्हारे ऊपर क्या पता ये जो टाइम का फ्लो है वो तुम पे इफेक्ट ना करे, क्योंकि तुम्हारे बीच और सेंटिनल के बीच में कुछ तो कनेक्शन जरूर है। फिर क्या वहाँ पे एक बोट आती जो कि हम लोग को लेके जाती है माउंट फ्रेमिनेंट के अंदर। फिर क्या माउंट फ्रेमिनेंट पहुंचते ही हम लोग वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे काफी ज्यादा अजीबोगरीब यट काफी ज्यादा फैसिनेटिंग टाइम लूपिंग पजल थे, जिसको सॉल्व करके हम लोग अपना रास्ता बनाते हुए आगे चल रहे थे। फिर क्या थोड़ा सा हम लोग आगे पहुंचे ही थे अंदर, लेकिन तभी वहां पे हम लोग के ऊपर फ्रैक्सिडिस का अटैक हो जाता है। लेकिन तब हम लोग तो इनको छोड़ नहीं सकते थे ना, तो हम लोग इनसे लड़ते और इन्हें हरा भी देते हैं। फिर क्या हम लोग माउंट फ्रेमिनेंट के और गहराइयों में जाते ही रहते हैं, और फिर हम लोग को ये ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। फिर क्या हम लोग माउंट फ्रेमिनेंट के और गहराइयों में जाते हैं। यहाँ पे तुम देख ही सकते हो कि कैसे सारे एनिमल्स जमे हुए हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है, बर्फ गिरी हुई है, और यहाँ का जो टाइम है ऐसा लग रहा है रुक सा गया और बहुत ज्यादा स्लो फ्लो कर रहा है। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता, इवन दो इन सारी चीज़ों से रोवर प्रोटेक्टेड है, लेकिन चैंगली पे ये सारी चीज़ें ज़रूर इफेक्ट कर रही है।
सो यानी कि जितना टाइम चैंगली माउंट फ्रेमनेंट के ऊपर बिताएगी उसकी लाइफ स्पैन कम होती जाएगी, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता इतनी ब्यूटीफुल औरत मर जाए। फिर क्या कुछ ही देर के अंदर हम लोग माउंट फ्रेमनेंट की मेन सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्टक है एक जगह पे, टाइम रुक सा गया है और जो लाइव फॉर्मेट है यहाँ पे वो भी जम से गए हैं। और फिर हम लोग वहाँ पे देख भी सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कुछ फ्रैक्सिडिस वालों की बॉडी पड़ी, यानी कि कोई इनसे लड़ा और इनको यहाँ पे ठोक के चला भी गया। और ये और कोई नहीं, चैंगली कहती मेरे ख्याल से ये जिंची हो सकती है। फ्रैक्सिडिस वाले जिंची पे अटैक करने की कोशिश किए होंगे और जिंची ने उन्हें लुटा दिया होगा। लेकिन जब हम वहाँ पे थे हम लोग को कुछ ट्रेसेस दिखे थे चमकने वाले, हम लोग उसे फॉलो करते हैं। हम लोग के बीच में कुछ फ्रैक्सिडिस वाले, हम लोग उन्हें मारते हुए आगे चलते ही रहते हैं, इस ट्रेसेस का पीछा करते ही रहते हैं जब तक हम लोग अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाते। और एक जगह जाके ये ट्रेसेस अचानक से खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि वहां से वो इंसान कहीं गायब ही हो गया। लेकिन तभी हम लोग एक पजल सॉल्व करते हैं और वाटरफॉल के पीछे से एक सीक्रेट रास्ता हम लोग को देखने को मिलता है, जिससे हम लोग आगे चलते हैं। और जैसे ही हम लोग उस सीक्रेट रास्ते से एक क्या कहते हैं कंपार्टमेंट के अंदर घुसते हैं, वहाँ पे एक गार्ड होता है जो कि हम लोग को रोक देता है, कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ के तो तुम लग भी नहीं रहे हो। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है जो कि कहती गार्ड इतना ज्यादा परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं, ये दोनों हमारे गेस्ट हैं। वो बूढ़ी औरत जिन्ही हम लोग से कहती कि क्या दिन है, आज मैंने जिंची से भी मुलाकात कर ली और उसकी मास्टर लेडी चैंगली से भी मुलाकात कर ली, यानी कि मामला सही में कुछ ज्यादा गंभीर है, यहाँ पे तो कुछ कांड हो गया। यानी कि वो बूढ़ी औरत हमसे कहती कि अगर तुम यहाँ पे जिंची को ढूंढने आए हो तो जिंची यहाँ पे अभी थी 15 मिनट पहले और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी, वो वहाँ पे ट्रुथ सीकर के पास पहुंच गई होगी। अगर तुम्हें उसे ढूंढना तो उसके पीछे जाओ। फिर हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जिंची यहाँ पे कुछ देर पहले थी और उसके बॉडी के ऊपर कुछ वियर्ड टाइप के स्केल्स आ रहे थे। यानी कि इसका मतलब यह है कि माउंट फ्रेमनेंट के ऊपर जो टाइम का जो प्रलय चल रहा है वो जिंची के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और उसकी बॉडी वीक होती जा रही है। जिंची कहती कि मैं इवन दो सेंटिनल की रेजोनेटर हूँ, मैं सेंटिनल से कनेक्टेड हूँ, लेकिन स्टिल मुझे सेंटिनल की प्रेजेंस क्यों नहीं फील हो रही है। कहाँ है सेंटिनल, क्या हो गया उसके साथ, कहीं वो खतरे में तो नहीं है। फिर क्या ओवरऑल हम लोग इस फ्लैशबैक में देख सकते हैं कि जिंची कितनी ज्यादा वरीड है सेंटिनल के लिए। वो कहती कि कैसे मुझे सेंटिनल से पावर मिली, सेंटिनल मेरे लिए सब कुछ है, जुए ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प की है और मैं जा रही हूँ अब उसे ढूंढने के लिए। और फिर ये फ्लैशबैक वहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। फिर हम लोग चल देते हैं जिंची को ढूंढने के लिए। फिर क्या हम लोग उसी रास्ते को फॉलो करने लगते हैं जहाँ पे बूढ़ी दादी ने हम लोग को कहा था कि उस जगह पे जाओ, क्या पता जिंची तुम्हें मिल जाए। फिर क्या हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच तो जाते, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा साइज का चेम्बर या फिर पजल था जिसको हम लोग को सॉल्व करना था। फिर क्या हम लोग उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं और कुछ ही देर के अंदर हम लोग उसको खोल भी देते हैं। और जैसे ही हम लोग इस पजल को सॉल्व करते हैं तभी एक सीक्रेट रास्ता खुलता है, हम लोग उसके अंदर जाते हैं और ये गहरा है, काफी ज्यादा गहरा रास्ता और ये एक अंडरग्राउंड रास्ता है। हम लोग उस क्या कहते हैं केव के अंदर गहरे घुसते ही जाते हैं। हम लोग को वहाँ पे टैसिट डिस्कॉर्ड्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम लोग कौन से लड़ना होता है, कुछ देर में हम लोग उन्हें हरा के आगे चलते हैं। फिर क्या जैसे हम लोग वहाँ पे और गहराई में जाते हैं हम लोग को एक और मैकेनिज्म दिखता है जहाँ पे हम लोग को उसे सॉल्व करते हैं और हम लोग और आगे चलते हैं। वहाँ पे फिर हम लोग को एक नोट मिलता है जो कि हम लोग को पता चलता है कि जिंची का था, जिससे हम लोग को ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग हैं वो बिल्कुल सही जगह है और हम लोग बिल्कुल सही जगह पे चल रहे हैं और जिंची यहीं कहीं आस पास ही है हम लोग के। फिर क्या हम लोग को इस जगह के अंदर काफी सारे मैकेनिज्म्स को सॉल्व करना पड़ता है, काफी सारे टाइम लूपिंग डिवाइसेस को सॉल्व करना पड़ता है, काफी सारे पजल्स को सॉल्व करना पड़ता है, काफी सारे रास्ते खोलने पड़ते हैं। काफी सारी चीजें करने के बाद हम लोग फाइनली जिंची से मिलते हैं। तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैसे जिंची अपने बेस्ट शेप में नहीं, वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। चैंगली यहाँ पे आती है, उसे एक हाथ देती है कि कहती है कि चलो अब यहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, एक और मैकेनिज्म हम लोग के सामने आ जाता है, हम लोग को उसे सॉल्व करना पड़ता है। और जैसे ही हम लोग एक नया रास्ता खोलते हैं हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉस आ गया है जिससे हम लोग को लड़ना होगा और इसको हरा के ही हम लोग आगे जा सकते। तो फिर क्या हम लोग को इससे लड़ना ही पड़ता है। और एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता कि चैंगली कौन है, तो चैंगली एक्चुअली में जिंची की मास्टर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चैंगली ने जिंची को सिखाई है, जैसे फाइटिंग स्टाइल्स हो गए या फिर इस वर्ल्ड के बारे में हो गया, नॉलेज हो गई, वो सारी चीज़ें जो चैंगली ने जिंची को सिखाई है। फिर क्या एक अच्छी फाइट के बाद फाइनली हम लोग इस बॉस को हरा पाते हैं और आगे चल देते हैं। फिर क्या थोड़ा बहुत हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना होता है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो ये केव कोई मामूली केव नहीं, इट मल्टी लेवल केव है, यानी कि इस केव के कई सारे फ्लोर्स है। ये बहुत ज़्यादा डीप भी है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी तुम इसके जा सकते हो। और हाँ, अगर तुम लोग भूल गए हो कि हम लोग यहाँ पे क्या करने आए, तो हम लोग यहाँ पे जुए को बचाने आए। जुए कौन है? जुए यहाँ का सेंटिनल है। सेंटिनल कौन होता है? सेंटिनल गॉड लाइक बीइंग्स होते हैं जो कि ह्यूमैनिटी को बचाते हैं लेमेंट से। लेमेंट क्या होता है? लेमेंट एक डिस्ट्रक्शन फिनोमिना होता है। तो हाँ, मैंने एक छोटा सा रिकैप दे दिया तुम लोग को, अगर तुम लोग भूल गए हो उस चीज़ के लिए।
फिर क्या हम लोग एक प्लेटफॉर्म के पास आते जहाँ पे हमें बस साइफर की इम्प्लीमेंट करनी होती। चैंगली कहती कि रोवर अपना ध्यान रखना और जिनशी का भी। तो हम लोग कहते चैंगली तुम किधर जा रही हो? चैंगली कहती मैं तो बस तुम्हारा वे फाइंडर थी, अब मेरा काम हो गया है यहाँ पे, अब तुम्हें जो करना है वो आगे जाके करो। मैं यहाँ पे रुक के कुछ ऐसे लोगों के निपटाती हूँ जो कि हम लोग के ऊपर बहुत देर से नजर रखे हुए हैं। तुम लोग आगे जाओ, मैं इन लोग को देखती हूँ। और ये लोग और कोई नहीं बल्कि द फ्रैक्सिडिस वाले थे। How rude. This is not how we greet people here. Allow me to demonstrate the proper etiquette. फिर क्या वहाँ पे चैंगली उन फ्रैक्सिडिस वालों को तो संभाल ली और हम लोग आगे चल देते जिनशी के साथ वापस वही जगह पे जहाँ पे हमें वो बूढ़ी मोहतरमा मिली थी और उनसे बात करने के लिए, लीडी शैंगली। फिर क्या उनसे बात करने के बाद हम लोग को जुए की लोकेशन पता चल जाती है। हम लोग उसी ओर जाते हैं जहाँ पे जिनशी हम लोग से बात भी करती कि कैसे जुए को बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं सेंटिनल की रेजोनेटर हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता सेंटिनल की रेजोनेटर कौन होते हैं तो वो लोग जो कि सेंटिनल्स की पावर को यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या हम लोग आगे चलते रहते जब तक हम लोग को मैंगलोंग चैम्बर नहीं मिल जाता। और फिर फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच जाते जहाँ पे जिनशी को सेंस हो रहा होता कि जुए यहाँ पे ट्रैप है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कैसे जिनशी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जुए को जिस जगह में ये लोग रखे हैं फ्रैक्सिडिस वाले, जिस चेंबर के अंदर ये लोग उसे बांध के रखे हुए, एक ऐसा चेंबर है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। और अगर एक स्टेप भी हम लोगों ने गलत लिया तो यहाँ पे सुनामी भी आ सकती है। और यहाँ पे एक तरह का मैकेनिज्म और एक तरह का डिवाइस है जो कि जिस हिसाब से अगर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे तभी जाके ये मैकेनिज्म खुलेगा और तभी जाके हम लोग जुए को उस प्रिजन से बाहर निकाल पाएंगे। और तुम यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जैसे ही हम लोग इस जगह को छूते आए हैं उसके बाहर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जुए ट्रैप है और एक तरह के 3 स्टार्स है। हम लोग को इन तीनों स्टार्स को अनलॉक करना होगा तभी जाके ये चेंबर खुलेगा और फिर जुए बाहर आएगा। Essence inside, but it's not responding. फिर क्या थोड़े बहुत पजल सॉल्व करने के बाद, बहुत सारे मैकेनिज्म्स को सॉल्व करने के बाद, साइफर की लगाने के बाद हम लोग को एक नोट भी देखने को मिलता है जिससे हम लोग को जिनशी की पूरी बैक स्टोरी पता चलती है कि कैसे जिनशी इस वर्ल्ड के अंदर आई, कैसे वो एक छोटी बच्ची थी और कैसे जुए ने पहले जिनशी की जान बचाई थी। Were hiding in ruins, trying to avoid the deadly creatures. They weren't safe for long, as the Tacit Discord found them. The mother sacrificed herself to protect her child. But with her gone, it was difficult for the newborn to survive. In a couple of minutes, its loud cries gradually died out. Fortunately, the newborn's cries echoed through the forest with a unique resonance that reached the ears of the mighty Sentinel. With a burst of energy, our Sentinel dispelled the surrounding evils. But sadly, it was too late. That night, Mount Firmament shook with the roars of a loam, and dark clouds gathered. The Sentinel returned with a dead infant in its embrace. As if by magic, somber clouds parted, and shooting stars lit up the sky. With Mount Firmament's unique flow of time, the Sentinel brought the deceased infant back to life. The resurrected infant became known as the Sentinel's appointed resonator, and went on to become the magistrate of Jinzhou. हम लोग फाइनली जुए को अनलीश कर लेते हैं।
जुए हम लोग से मिलते ही कहता है कि जिनची मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है ना। और जुए रोवर को देख के कहता है कि ग्रीटिंग्स लॉर्ड आर्बिटर, और या फिर मैं आपको रोवर बोलूँ अब से। और यहाँ पे रोवर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये मुझे लॉर्ड आर्बिटर क्यों कह रही है। जुए ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं यानी कि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस था। एक बच्चा जिसकी मेमोरीज चली गई है, क्या उसे अपने हाथ में हथियार लेके अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ना चाहिए या फिर उन्हें पीछे हट के खुद को बचाना चाहिए। रोवर कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे बताओगे। जुए कहता है कि एक बार जब सिचुएशन सेटल हो जाएगी तो मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी, लेकिन अभी के लिए आपको बस यहाँ पे रहना है और डिसाइड करना, और यहाँ पे बस आपको ऑब्जर्व करना है आगे जो होने वाला है। जुए फिर जिनसी से कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है मुझे यहाँ से बचाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से बदले में तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा मुझसे, है ना। जिनसी कहती कि मुझे बस सच चाहिए और कुछ नहीं। मुझे पता है कि माउंट फ्रेमिनेंट बहुत ज़्यादा डेंजर में है और तुम मुझसे सच छुपा रही हो, तो मुझे बता दो क्या छुपा रही हो तुम। सो तुम्हें क्राइसिस के बारे में पता है और तुम्हें ये भी पता होगा कि हम दोनों में से एक ज़रूर पेरिश होने वाला है। यहाँ पे जिनसी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जुए ये भी कहता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पहले से पता थी, है ना, मैंने तुम्हें पहले हिंट किया था इन सारी चीज़ों का। ये चेंबर इसलिए बनाया गया था ताकि जो क्राइसिस माउंट फ्रेमिनेंट के ऊपर आने वाली था उससे हम लोग बच सके, उनसे मैं इंसानों को बचा सकूं। लेकिन किस्मत ने हम लोग का साथ नहीं दिया। फ्रैक्सिडिस वाले यहाँ पे घुस आए, मुझे इंजर्ड कर दिया, मुझे यहाँ पे कैप्चर कर दिया, और अब यहाँ पे वंस किसी की लाइफ नहीं बचाई जा सकती। रोवर यहाँ पे पूछता है जुए से अगर तुम यहाँ पे मर जाओगे तो जिंजो का क्या होगा। जुए कहता है अगर मैं नहीं रहूँगा तो सिटी ऑफ जिंजो भी नहीं रहेगी, जिस पे जो सुन के जिनची काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तो हम लोग को ये भी पता था कि अगर टेम्पोरल डिसरप्शन होगा तो वो सिर्फ माउंट फ्रेमिनेंट पे ही नहीं असर करेगा बल्कि पूरे जिंजो पे असर करेगा, जिससे काफ़ी बड़ा तूफान होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम का फ्लक्चुएशन होगा और अल्टीमेटली हर जगह डिस्ट्रक्शन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जिंजो हमेशा के लिए टाइम के अंदर फ्रोज हो जाए। ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, ना कोई प्रेजेंट है, लेकिन टाइम का एक ऐसा माया जाल जहाँ पे हर चीज़ रुक सी जाएगी। और ये चीज़ तब तक होता रहेगा जब तक टाइम जैसी चीज़ इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती रहेगी। जुए कहता है कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही है तो मैं ही इसे ठीक करूँगा। आने वाले दिनों में मैं इतना लंबा स्ट्रेंथ को अनलीश करूँगा कि जिंजो का टाइम पूरा फ्रीज हो जाएगा ताकि हम में से बस एक ही बच सके। जिनची कहती कि हम लोग यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते, हम लोग जिंजो को नहीं बचा सकते। जुए कहता है कि हाँ एक ऑप्शन तो है यहाँ पे। जहाँ पे जुए एक और क्या कहता है अपनी टिप्पणी देता है, जहाँ पे वो कहता है कि हम लोग जिंजो को फ्रीज होने देते हैं और कभी ना कभी कोई तो आएगा ही होंगलोंग से जो कि जिंजो को बचा ही लेगा। उसके टाइम फ्रीज मेथड से लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो जिंजी कहती कि इतने में तो 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल तक लग सकते हैं। तो जुए कहता आप ही बता दीजिए आपके पास अगर कोई ढंग का मेथड है जिंजो को बचाने का। जिंजी कहती कि तुमने एक बैटल प्रेडिक्ट की थी ना हम दोनों के बीच में, क्योंकि तुम फ्यूचर देख सकती हो। जुए कहता कि हाँ मैंने प्रेडिक्ट तो की थी, आने वाले फ्यूचर में हम लोग लड़ने वाले थे। जिंजी कहती कि अगर 2 रेजोनेंस पावर एक दूसरे में भिड़ते हैं तो एक सेकेंड रेजोनेंस अवेकनिंग होगी उससे, और उस सेकेंड रेजोनेंस अवेकनिंग की मदद से हम लोग टेम्पोरल मैंडेट को रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे हम लोग टाइम के फ्लो को वापस से सही कर सकते हैं हर जगह। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए मुझे अपनी तलवार तुम्हारे खिलाफ उठानी पड़ेगी। जुए कहता तुम एकदम पागल हो गई हो क्या, अगर तुम मेरी रेजोनेंस पावर्स के साथ क्लैश करोगी तो तुम्हारा ओवरक्लॉक हो सकता है। और हाँ भाई लोग, अगर तुम लोग भूल गए ओवरक्लॉक क्या होता है, ओवरक्लॉक एक ऐसा स्टेट होता है रेजोनेटर का जहाँ पे वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर पाते, या तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती लेकिन उनके काबू में नहीं होती। जुए कहता है कि तुम ओवरक्लॉक करोगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगी, उसके बाद तुम्हारी डेथ भी हो जाएगी। जिंजी कहती है लेकिन जुए तुम भी फेट के अगेंस्ट हमेशा से चलते आए हो, तुमने मुझे बचाया था वो भी फेट के अगेंस्ट था, तुमने यहाँ पे टाइम लूप बनाया वो भी फेट के अगेंस्ट था। सो अब मैं भी एक ट्राई देना चाहती हूँ, मैं भी किस्मत के खिलाफ जाना चाहती हूँ और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने शहर जिंजो को बचा सकूँ, अपने लोगों को बचा सकूँ, चाहे इसमें मेरी लाइफ भी क्यों ना चली जाए। रोवर वहाँ पे खड़ा होता, जुए उससे कहता है कि तुम बस यहाँ पे देखने के लिए और तुम्हें तभी आना है बीच में जब सही मौका हो, ठीक है। और फिर फाइनली वो बैटल शुरू होती जिसका सबको इंतजार था, सेंटिनल रेजोनेटर जिंची वर्सेस द सेंटिनल जुए। और हाँ बाय द वे, जब तक ये बैटल चल रही होगी रोवर का काम ये है तो वो टाइम को फ्रीज ना होने दे और जिंची को ओवरक्लॉक होने से बचाए। I should have died a long time ago, but I was lucky enough to be saved by you, allowing me the chance to see the glittering lights of Jinzhou for myself. You rewinded time to save me. I am responsible. Jinzhou is my home. If it's ever in danger, I will do everything in my power to protect what I hold dear, even at the cost of my own life. Such a valiant speech. Do you know the weight of this decision? I understand your concerns. I will reach my second awakening with our destined confrontation.
and restore the time flow. Are you willing to bet on me? Restore the time flow. Pray, from where does this confidence arise? You are my resonator, but your strength is only a fraction of mine. There is little chance for you to retreat unscathed. But I can at least win some hope for our people. Even if it costs me my soul, my everything, I cannot die without trying. I may only bear your power for a fleeting moment. It's all I need to secure a better future for Jinzhou, defying all of your predictions, and I can keep you safe. If there is anyone who can face you in a fight, that person has to be your resonator. I will be your final winning move in this game. Are you truly ready to challenge a being worshipped by your kind? Will you not regret it when you meet your bitter demise? I will not regret it, no matter what. Very well, Magistrate of Jinzhou. Come to the summit. Demonstrate your prowess. Show me how you shall be my triumphant ace. Lord Arbiter, one is curious about your choice this time. Wherever the tides may take us, you will bear witness to our fight. Government must be guided by virtue. Ji, do you keep this in mind? Yes, virtue must come first. Politics, commerce, it all must serve the people. From now on, you shall be known as Jinshi, bearing Jinzhou's name as your own. What do you think of this world? Like here, darkness clings, but lights flicker in the gloom. That's why they stand out so brightly against the darkness. तो हाँ, इसमें रोवर का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। रोवर इन दोनों के फाइट के बीच में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये फाइट होना ज़रूरी है ताकि सेकंड रेजोनेंस एनर्जी का अवेकनिंग हो सके और तब जाके ये जो टाइम का जो पूरा गड़बड़ घोटाला चल रहा है ना वो सही हो सके। Lord Arbiter. May this one transfer the temporal mandate to Jinshi. This one has heard your decision. What do you think of this? They deserve a bright future.
has been carried out as you instructed. Jinji, one shall honor one's promise and restore Jinzhou's future to you and its people. सो हाँ, जिंची और जुए की एक कमाल की बैटल चल रही होती है, लाइक लिटरली एक गॉड वर्सेस एक सेंट्रल रेजोनेटर। और फाइनली जो चीज़ वो लोग करना चाहते थे वो लोग कर लेते हैं, सेकंड रेजोनेंस अवेकनिंग, जिसकी मदद से टाइम जो फ्रीज था वो उसको ये लोग ब्रेक कर देते हैं सब जगह से। सो हाँ, एट द एंड इतनी सारी नौटंकी के बाद हम लोगों ने फाइनली फिर से जिंजो को बचा लिया। जुए कहता है जिंजी रिकवर हो चुकी है और मैं उसे वापस जिंजो भेज रहा हूँ ताकि वो आराम कर सके कुछ समय के लिए। और हाँ, जैसे कि मैंने वादा किया था कि इन सारे मैटर्स के बाद मैं फाइनली तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो पहले हम लोग अपने पास्ट के बारे में पूछते हैं उससे, जहाँ पे जुए हम लोग को बताता है कि तुम मेरे लॉर्ड आर्बिटर थे, यानी कि तुम पहले मेरे मालिक थे और मैं तुम्हारी एक तरह से सर्वेंट थी। और मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं बता सकी क्योंकि तुमने मुझे मना किया था कि जब भी अगर मैं आऊँ, तुम आओ मेरे पास, तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा ना बता सकूँ। जुए कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे ये जो टैसिट मार्क है ये थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है। फिर क्या हम लोग एबी को अपने टैसिट मार्क से जगाते हैं। एबी कहता है क्या हो गया, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें, कहीं तुम तो नहीं जो कि मेरे रोवर को परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें एक सबक सिखा दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। लेकिन फिर एबी कहता है अरे इसको सुन के तो ऐसा लग रहा है कि इसके पास कोई बैड इंटेंशन नहीं है मेरे ख्याल से। फिर हम लोग एबी को बताते हैं अरे एबी ये वो सेंटिनल है जिसको हम लोग खोज रहे थे। तो एबी कहता है अच्छा ये तो जुए है, वो सेंटिनल। हेलो जुए, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। हम लोग जुए से पूछते हैं क्या तुम इसके बारे में जानते हो। जुए कहता है नहीं यार, मुझे नहीं पता ये कौन है, इसका जो टैसिट मार्क है वो जरूर अलग है, लेकिन मुझे ख्याल से ये इसके बारे में मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है। लॉर्ड आर्बिटर, आप ये बताइए आपने कभी ब्लैक शोर्स का नाम सुना है। तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोगों ने ब्लैक शोर्स का नाम सुना है। जो हम लोग को बताता है कि ब्लैक शोर्स ही वो जगह थी जहाँ पे आपने अपनी लाइफ की जर्नी को शुरू किया था इस वर्ल्ड के अंदर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ब्लैक शोर्स जाके खुद ही चेक कर सकते हैं। तो रोवर कहता है चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को अपने माइंड में रखता हूँ। फिर जुए कहता है चलो मैं चलता हूँ, द वदरिंग वेव्स एंड द फ्लोर, आप जहाँ से भी आए हैं मैं आपको वहीं पे वापस भेज दूंगी। और जुए वहाँ से चला जाता है। फिर क्या कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन सडनली एक स्टोरी टेलर हम लोग को इन सारी चीज़ों का एक रीकैप दे रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी कहानी को पढ़ ही रहा था। जो चीज़ें वो हुई उसी को वो रीकैप करके हम लोग को बता ही रहा होता है। और जब वो अपनी कहानी को पूरा कर लेता है तब हम लोग को फ्रैक्सिडिस की ओवरसियर फ्लोवोवा देखने को मिलती है। वो कहती है अपने सर्वेंट को कि कोई बात नहीं, ये अपने गोल के लिए अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग को आंसर पहले से ही मिल चुका जो कि हम लोग यहाँ पे पता करने आए थे। सो सेकंड रेजोनेंस अवेकनिंग की पावर से हम लोग इवन सेंटिनल्स को भी राइवल कर सकते हैं। बस उस रेजोनेटर को अवेकनिंग प्रोसेस के विद इन रीच में रहना चाहिए। और आखिर में वो बंदा रोवर। ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, हम लोगों ने उसके बारे में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल को यहाँ पे समझ पाए हैं। चलो टाइम हो चुका है, हम लोग को अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर फ्लोवा वहाँ से चली जाती है और यहीं पे वुदरिंग वेव्स की जर्नी का पार्ट 7 आके खत्म हो जाता है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।